तो आपने सुना होगा कि येलोस्टोन नेशनल पार्क एक विशाल सुपर ज्वालामुखी के ऊपर स्थित है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में शक्तिशाली गीजर और गर्म झरने हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि येलोस्टोन के नीचे एक विशाल मैग्मा कक्ष है। 2015 में उता विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि यह कक्ष पहले की अपेक्षा बहुत बड़ा था। उन्होंने शीर्ष के नीचे मैग्मा के साथ एक और जलाशय भी पाया। जाहिर है कि कक्ष जितने विशाल होते हैं उनमें उतना ही अधिक मैग्मा होता है। दोनों जलाशयों में मैग्मा का एक गोला जमा होता है जो आसानी से ग्रैंड कैन्यन को एक बार नहीं बल्कि 11 बार भर सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि मैग्मा कक्षों के बारे में सबसे चिंताजनक बात यह है कि वे अपने ऊपर की जमीन के खिलाफ धक्का देते। लैंडिंग येलोस्टोन एक वर्ष में लगभग 1 से 2 बार ऊपर उठता है। इसके अलावा येलोस्टोन को एक सक्रिय ज्वालामुखी का दर्जा प्राप्त है और इसका ज्वालामुखी विस्फोटक सूचकांक 1 है, 8 में से 8 है। इतनी अधिक संख्या का मतलब है कि यदि यह ज्वालामुखी फट गया तो यह एक सर्वनाशकारी घटना होगी। इसे परिप्रेक्ष्य में रखें, 1991 में फिलीपींस में पिनाटुबो का विस्फोट, जिसे जीवित स्मृति में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, ज्वालामुखी विस्फोटक सूचकांक पर 6ठा स्थान दिया गया था। अब आइए जानें कि मार्च 2024 में चिंता की कोई बात है या नहीं। उता विश्वविद्यालय के भूकंप मापी स्टेशनों ने येलोस्टोन नेशनल पार्क के पूरे क्षेत्र में 354 भूकंप दर्ज किए हैं। ये बहुत ज्यादा लगता है वही, लेकिन ध्यान रखें कि महीने की सबसे प्रभावशाली घटना 3.7 तीव्रता का एक छोटा भूकंप था। यह 29 मार्च को शुरू हुए 106 भूकंपों के झुंड का हिस्सा था और महीने के अंत तक जारी रहा। हाँ, भूकंप जाहिर तौर पर झुंड में भी आते हैं, इसलिए सावधान रहें। विशेषज्ञों का कहना है कि येलोस्टोन में भूकंपीय गतिविधि सामान्य से ज्यादा सक्रिय है, लेकिन यह वास्तव में कोई गंभीर बात नहीं है। येलोस्टोन ज्वालामुखी वेधशाला में काम करने वाले माइकल पोलैंड नामक भूभौतिकीविद का दावा है कि ज्वालामुखी जल्द ही फटने वाला नहीं है। ऐसा होने के लिए सतह के नीचे विस्फोट करने के लिए पर्याप्त मैग्मा तैयार होना चाहिए। इस मैग्मा को ऊपर उठने के लिए पर्याप्त दबाव भी होना चाहिए, लेकिन विशेषज्ञ के अनुसार आज इनमें से कोई भी स्थिति मौजूद नहीं है। येलोस्टोन अभी स्थिर है। साथ ही माइकल पोलैंड और उनकी टीम इस पर नजर रख रही है। सभी प्रकार की भूमिगत गतिविधियां संभावित विस्फोटों के चेतावनी संकेतों की तलाश में है। शायद उनमें से कुछ भूकंपों की आवृत्ति और जमीन की विकृति हो सकती है। हजारों की संख्या में भूकंप के साथ साथ उस क्षेत्र में जमीन की सतह में अत्यधिक परिवर्तन खतरनाक हो सकते हैं। टीम पाक की थर्मल विशेषताओं के तापमान पर भी नजर रखती है, जो संभावित आपदा का एक और उल्लेखनीय संकेत है। गीजर गतिविधि के साथ साथ गैस और थर्मल उत्सर्जन में पार्क में व्यापक परिवर्तन। इसलिए मीडिया के दावों के बावजूद कि येलोस्टोन जल्द ही फटने वाला है, क्योंकि आखिरी विस्फोट 70,000 साल पहले हुआ था, ज्वालामुखी इस तरह से काम नहीं करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह ज्वालामुखियों के बारे में सबसे लोकप्रिय गलतफहमी में से एक है। अगर कोई सुपर विस्फोट हुआ तो वे समय सीमा का पालन नहीं करते हैं। हालांकि हमारे लिए सबसे चिंताजनक बात लावा प्रवाह नहीं होगा और न ही भूकंप होगा, जो प्राकृतिक आपदा के साथ सबसे अधिक संभावना है। नहीं, ऐसे सुपर विस्फोट का सबसे बुरा परिणाम राख और राख का गिरना होगा। आइए देखें कि कई साल पहले जब येलोस्टोन ज्वालामुखी फटा था तो यह कैसा था। ज्वालामुखी के इतिहास में कम से कम 3 सुपर विस्फोट हुए हैं। उनमें से सबसे शक्तिशाली 1980 में वॉशिंगटन राज्य में माउंट सेंट हेलेंस के भयानक विस्फोट से 2500 गुना अधिक विनाशकारी था। सबसे हालिया सुपर विस्फोट के लिए विस्फोट को लावा क्रीक विस्फोट कहा गया। इसने धूल, ज्वालामुखीय राख और चट्टानों की एक बड़ी मात्रा को हवा में फेंकने के बाद येलोस्टोन कैलुरा का निर्माण किया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने 2 अन्य अज्ञात सुपर विस्फोटों के बारे में भी जाना है, जो लगभग 9 और 8.7 मिलियन वर्ष पहले हुए थे। इन दोनों में से छोटे को अब पूरे स्नेक रिवर येलोस्टोन ज्वालामुखी प्रांत की सबसे बड़ी दर्ज की गई घटना माना जाता है। आइए एक नजर डालते हैं कि उन सभी लाखों साल पहले क्या चल रहा था। क्योंकि मैं उस समय आसपास नहीं था, इसलिए हम सभी सबूतों के आधार पर यह मान रहे हैं। आपदा के पहले संकेत आपदा से बहुत पहले दिखाई दिए थे।
हजारों सालों से यह ग्रह के अंदर से गर्मी बढ़ रही थी। यह ग्रह की पपड़ी के नीचे चट्टानों को पिघला रहा था और पीछे विशाल कक्ष छोड़ रहा था। वे अर्धठोस चट्टान, मैग्मा, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड सहित विभिन्न गैसों के दबाव वाले मिश्रण से भरे हुए थे। ये सब झुलसा देने वाला भूमिगत सूप समय के साथ अधिक से अधिक मैग्मा के आने के बाद फैल रहा। ज्वालामुखी प्रणाली के ऊपर की भूमि थी। लगभग बिना किसी ध्यान दिए ऊपर की ओर उठना सुपर विस्फोट से 1 साल पहले येलोस्टोन ने चेतावनी दी थी। शायद एक डकार, लेकिन बहुत पहले ऐसा कोई नहीं था जो इन संकेतों को समझ सके। साथ ही वे खतरनाक प्रक्रियाएं ज्यादातर भूमिगत हो रही थी। उदाहरण के लिए विसंपीड़न गैस के बुलबुले छोड़ता है, जबकि ऐसे बुलबुले फूटने से अक्सर विशेष प्रकार के विस्फोट हो सकते हैं। विस्फोट से महीनों पहले छोटे पैमाने पर भूकंप लगातार और अधिक तीव्र हो गए थे। सुपर ज्वालामुखी के कई स्थानों पर जमीन पहले की तुलना में अधिक गर्म हो गई। सतही झीलें और भूजल भी गर्म हो गए। अगर लोग उस समय आसपास होते तो वे उस क्षेत्र में असामान्य भाप के धुंधलेपन को देख सकते थे। विस्फोट शुरू होने से कुछ समय पहले बढ़ते दबाव ने मैग्मा कक्ष के ऊपर जमीन को धकेल दिया, जिससे एक गुंबद के आकार का उत्थान हुआ और इस गुंबद के किनारों पर संकीर्ण दरारें खुलने लगी। कल्पना करें कि आपने सोडा की बोतल को हिलाने के बाद उसे खोला है। ज्वालामुखी के पास कुछ ऐसा ही हो रहा था। और मेंटोस और डियो के बारे में सोचिए। जब गैसें सतह के नीचे से बाहर निकल रही थीं, तो दरारों के माध्यम से दबाव जारी किया गया था। तो आपदा से ठीक पहले येलोस्टोन ज्वालामुखी के आसपास की जमीन ऊपर उठ गई। भूतापीय पूल और गीजर उबलते तापमान तक गर्म हो गए और सामान्य से अधिक अम्लीय हो गए। मैग्मा सतह की ओर बढ़ने लगा। एक बिंदु पर मैग्मा कक्ष की चट्टान की छत अब और विरोध नहीं कर सकी और विस्फोट शुरू हो गया। छोटे लेकिन लगातार भूकंप के झटके आपदा से कई दिन पहले जमीन को हिलाना शुरू कर दिया था। लेकिन असली कंपन विस्फोट से कई मिनट पहले शुरू नहीं हुआ था। एक पहरा गर्जन के साथ लावा और राख का एक विशाल स्तंभ कई मिनटों के भीतर हवा में उछला। एक पायरोक्लास्टिक प्रवाह तेजी से पूरे क्षेत्र में फैला। ऐसा प्रवाह आधे ठोस लावा के टुकड़ों, ज्वालामुखी राख और गर्म विस्तारित गैसों का एक तरल मिश्रण। ये एक बेहद गर्म जहरीली बर्फ की तरह लग रहा था। लगभग 1300 डिग्री के तापमान के साथ ये सब कुछ जला रहा था। ज्वालामुखी सभी जीवित प्राणियों के लिए कई दिनों तक राख को बाहर निकालता रहा। राख का गिरना विस्फोट के सबसे खतरनाक परिणामों में से एक था। ज्वालामुखी की राख सांस के द्वारा अंदर जाने के कुछ सेकंड के भीतर ही कांच जैसी सीमेंट में बदल जाती है। अधिकांश जानवरों को बचने का मौका नहीं मिला। यहां तक कि मोटे पेड़ भी इस घने पदार्थ के वजन के नीचे गिरने लगे। राख की मोटी परत ने विशाल क्षेत्रों को ढकने में केवल कुछ दिन ही लगाए। राख के समताप मंडल में पहुंचने के बाद पूरी दुनिया में तापमान गिरना शुरू हो गया। विस्फोट में सल्फर की मात्रा बहुत अधिक थी, जो एक प्रभावी सूर्य अवरोधक है। इसलिए जल्द ही यह इतना ठंडा हो गया कि अगले कई वर्षों तक पूरी दुनिया में गर्मी नहीं, जानवरों को भोजन और साफ पानी नहीं मिल पा रहा था। ग्रेज लैंडिंग सुपर विस्फोट नामक यह प्राकृतिक आपदा बहुत बड़ी, जैसा कि शोधकर्ताओं ने अपने हालिया अध्ययनों में वर्णित किया है। इसने एक विशाल क्षेत्र को प्रभावित किया। लावा की धाराओं ने न्यू जर्सी जैसे बड़े क्षेत्र को चिलचिलाती गर्म ज्वालामुखीय कांच से ढक दिया। इसने तुरंत भूमि की सतह को बंजर बना दिया और वहां पहले से पनप रहे सभी पौधे नष्ट हो गए। अगर इन दिनों ऐसा विस्फोट होता है तो ये कोलोराडो, उता और व्योमिंग को लगभग 3 फीट जहरीली ज्वालामुखी राख से ढक कई क्षेत्र अंधेरे में डूब जाएंगे। यहाँ तक कि तट जहाँ अधिकांश अमेरिकी रहते हैं वहां भी राख के बादल के फैलने से समस्याएं होंगी। ये फसलों को नष्ट कर देगा और चारागाहों को दूषित कर देगा, बिजली को बर्बाद कर देगा, लाइनें और इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो मुझे यकीन है कि आप मुझसे सहमत होंगे। ये अच्छी बात है कि ऐसी आपदा कभी भी निकट भविष्य में होने की उम्मीद नहीं है। अरे हमारे पास अपनी प्लेट पर पर्याप्त अन्य सामान है। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। या यदि आप और अधिक चाहते हैं तो बस इन वीडियो पर क्लिक करें और ब्राइट माइंड चैनल पर बने